खबर तफसील से। उत्तर प्रदेश असेंबली सीए और महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश असेंबली में और नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने योगी सरकार के खिलाफ हंगामा किया। शहरियत तरमीमी कानून, गैस की बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई और बढ़ते जराइम पर अपोजिशन नाराज नजर आया। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट इजलास में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के खिताब के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अरकान ने वॉकआउट किया। एनआरसी और सीए के खिलाफ लखनऊ के घंटा घर पर एहतजाज जारी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज के बाद एहतजाज में कुछ शिद्दत आई है। मुजाहरा कर रही खवातीन का जोशो खरोश तो बढ़ा ही है, साथ ही अब नारे भी तब्दील हो गए हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बिहार की बारी है। दिल्ली तो इस बार है, अगला कदम बिहार है। सब जुमले बेकार गए, रिंकिया के पापा हार गए। ये वो नारे हैं जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज और आम आदमी पार्टी की कामयाबी के बाद इस मुजाहरे का हिस्सा बने हैं। हालांकि ये एहतजाज गुज़िश्ता 25 दिनों से जारी है, लेकिन इलेक्शन के नतायज के बाद खवातीन का जोश व खरोश भी बढ़ा है और मुजाहिरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। एहतजाज कर रही खवातीन आम आदमी पार्टी की कामयाबी को इंसानियत की जीत और नफरत की हार से ताबीर कर रही हैं। दिल्ली के नतायज आने के बाद माहौल दोनों तरफ से बदल गया है। अभी आपने सुना होगा कि एक साहब ने कहा है कि बुर्का पहनने वाली जो हैं वो राक्षस ख़ानदान से हैं, वो मुंह ढाके रहती हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक मुहावरा कहना चाहूँगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी जीत नहीं पाता है तो वो इसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। और जाहिर सी बात है कि हमको हक़ है, हमारी माँ बहनें दिल्ली में शाहीन बाग में उन्होंने इतना जुल्म और तशद्दुद सहा है, जामिया की लड़कियों ने और लड़कों ने, और शाहीन बाग में हमारी बुज़ुर्ग औरतों ने। इस 2020 जबकि ये शायद 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड थी, इस ठंड में उन्होंने बैठ करके ये साबित कर दिया कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। पहले पुलिस का शिकंजा बहुत कसा हुआ था, और जब से दिल्ली का रिजल्ट आया, जैसे कि उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने, ऐसा जोर का बटन दबाना, वो एक अलग बात है कि ऐसा जोर का बटन दबा कि झाड़ू लग गया। यही कहेंगे कि जो जनता ने दिखा दिया, उनको जो चाहिए, तो जो चीज़ जनता को चाहिए वो चीज़ मतलब वही सामने आई है। हम लोग को यहाँ पे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के अब हम लोग को जो काम चाहिए। अब लोग मजहबी बुनियादों पर की जाने वाली सियासत से बेजार और परेशान हो चुके हैं और उन मुस्बत सियासी रवैयों की तरफ लौटना चाहते हैं जो आवाम के बुनियादी मसाइल हल कर सकें, साथ ही कौम और मुल्क को जमहूरी और दस्तूरी कदरों पर उस्तवार करके उन कदरों को यकीनी बना सकें जो एक सेकुलर मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तलबा का एहतजाज 2 महीने से जारी है। आज तलबा ने एक पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें कैंपस के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पोस्टर बनाए, वहीं कुछ तलबा ने कुछ मुख्तलिफ तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया। सभी का कहना था कि हुकूमत काला कानून लेकर आई है, वो किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। आज पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन था, जिसको जो ये डिविसिव लॉ पास हुआ है बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, जिसमें एक कम्युनिटी को अलग रखा गया है, तो जस्ट टू अवेयर द पीपल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिविसिव लॉ, क्योंकि इट वॉयलेट्स द आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन कि कोई भी कानून एक पर्टिकुलर रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर नहीं बनाया जाएगा। आज कंपटीशन ये सीए एनआरसी के बारे में था कि हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं इतने दिनों से, तो ये दिल मैंने मोदी जी के लिए बनाया है जो कि टूट चुका है। ये मैं उनको वापस देना चाहती हूँ और हमें मोदी जी दोबारा नहीं चाहिए, नॉट नामो अगेन। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म सब इसका विरोध कर रहे हैं और ये हम ऐसे बिल का इनकार करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते। हमारी यूनिवर्सिटी में ये सबको पता है, 15 दिसंबर की रात जो एक घटना हुई थी उसमें हमारे वाइस चांसलर साहब ने दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया, उसकी हम
कंडेम करते हैं और हम ऐसे वाइस चांसलर को हरगिज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं वाइस चांसलर अपना रिज़ाइन दे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबात ने आज मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन से बाबे सैयद तक एहतजाजी मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। मार्च में मुख्तलिफ फैकल्टियों के तलबा तालिबात शरीक रहे। इस मौके पर जहां शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, तो वहीं गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए JNU तालिबे इल्म शर्जील इमाम की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। तालिबात का कहना था कि शर्जील के बयान को गलत तनाजुर में देखा जा रहा है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। कि इनको बताने के लिए कि ये जो कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलके, उससे कोई भी आवाज़ चुप नहीं होने वाली, फिर चाहे वो AMU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो JNU हो। तो ये के लिए आज़ादी के नारे क्यों लगाए आपने? क्योंकि शर्जील ने कुछ गलत नहीं बोला था। आप उसको थोड़ी सी क्लिप हटा के आप उसको ऐसा कर दोगे तो वो हम लोग फेक न्यूज़ ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप उसकी पूरी न्यूज़ सुनिए, फिर वो जब उसने क्या एक्चुअली बोला था। किस तरह के स्लोगन लगाए थे आपने? हमने आज़ादी के स्लोगन्स लगाए। हम लोग आज़ादी, भुखमरी और इनइक्वालिटी से। कैंटीन से बाबे सैयद तक प्रोटेस्ट किया है, जिसका ये था कि आज भी हम AMU तलबा जो हैं वो आज भी ज़िंदा हैं, जो और इसलिए निकाला है कि AMU तलबा इसलिए ज़िंदा है कि जो इन लोगों ने CA, NRC, NPR जो डिविज़ी लॉ और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और 2 महीना हो गया है हम प्रोटेस्ट करते हुए। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि आज हम जिंदा हैं और हम इस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। देखिए, मैं जिस देश में रहती हूँ जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं वहाँ पर यही बात मानती हूँ कि हर इंसान को, हर नागरिक को, हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो बोल सके। और जहाँ पर आपको बोलने नहीं दिया जाता, मैं ये नहीं कह रही कि गलत ये सही, मैं ये कह रही हूँ कि बोलने का हक है, वो बोल सकता है। इस चीज़ पर अगर आप उसको कैद कर लेते हैं, जेल हो जाती है, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे फिर इसे। क्या मांग की है आप? हमने यही मांग की है कि उसको रिहा किया जाए। मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता मारूफ समाजी कारकुन संदीप पांडे ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों, बिलखुसूस सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बात करते हुए संदीप पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस अंदाज से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो निहायत ही अफसोसनाक है। हर चंद की अक्सरियत के लोग भी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वालों के साथ हैं, ताहम ज़्यादा कुर्बानियाँ अक़लियत को देनी पड़ रही हैं। संदीप पांडे जी मौजूद हैं, मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन संदीप पांडे जी से बात करते हैं। संदीप जी, जो कुछ भी माहौल उत्तर प्रदेश का है, आप देख रहे हैं कि लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं एक तबका इस एहसास में मुब्तला है कि उसको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप बहुत जिम्मेदार शहरी भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है। ये ऐसा तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं इस देश के अंदर कि जानबूझ के सरकार के निर्णय से, मुख्यमंत्री के आदेश से ऐसा कहा गया है कि वो जनता से बदला लेंगे, और जगह जगह अधिकारी जो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं वो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम FIR दर्ज करा रहे हैं, उनके लोगों को नोटिसें दी जा रही हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ गैर मुस्लिम भी हुए हैं ज़रूर, लेकिन बड़ी संख्या मुसलमानों की ही है। कम से कम गोली से जो मरे हैं वो तो सारे के सारे मुस्लिम ही हैं। तो इस तरह से एक निशाना बना के, या जो उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने मेरठ में कहा किसी से कि पाकिस्तान चले जाओ, इस हद तक पुलिस और प्रशासन का सांप्रदायिकरण हम लोगों ने पहले नहीं देखा। लेकिन इस सूरत हाल को किस तरह बदला जाए? आप भी समाजी कारकुन हैं और जिम्मेदार शहरियों की ये भी खुशगवार जिम्मेदारी है कि इस मंजरनामे को बेहतरी के लिए तब्दील करें। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो आपकी जिम्मेदारियां क्या बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, ये तो इस समय सबकी जिम्मेदारी है। और आप देख रहे हैं कि सरकार के ज़बरदस्त दमन के बाद जब किसी बड़े संगठन और नेता के लिए आंदोलन करना मुश्किल हो गया था, तो जगह जगह मुस्लिम औरतें सड़क पर निकल के आके बैठ गई हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम औरतें ही बैठी हुई हैं सड़कों पे, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है लोकतंत्र को बचाना। लेकिन मैं 26 जनवरी को मुझे जाने का मौका मिला वाशिंगटन DC, और वहाँ वाइट हाउस के बाहर एक जमावड़ा था 700-800 लोगों का,
जो भारत के सीए कानून और एनआरसी की प्रक्रिया का विरोध कर रहा था, और वहाँ से जब जुलूस निकला भारतीय दूतावास के लिए, उसके पहले एक बहन सना कुतुबुद्दीन ने एक भाषण दिया। उसमें उसने एक बात कही जो मुझे अब थोड़ी सी निश्चिंत करती है कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को साकार करने की लड़ाई वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि काले लोगों को लड़नी पड़ी मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। तो इसी तरह से उसका कहना था कि इस समय भारत के लोकतंत्र पे जो संकट आया है, सांप्रदायिक ताकतों का, फांसीवादी ताकतों का, वो उसकी लड़ाई, उसके खिलाफ की लड़ाई भारतीय मुसलमान को लड़नी पड़ेगी। तो वो सड़कों पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट उसके ऊपर है, लेकिन हमारे जैसे लोग, और मुझे लगता है कि एक बड़ा समाज भी इस आंदोलन में साथ है, भले ही वो सड़क पे नहीं आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से आसाम में जब 19 लाख लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया से छूट गए बाहर, तो उसमें 12 लाख हिंदू थे और 1 लाख आदिवासी हैं, मुसलमान तो सिर्फ 5 लाख हैं। तो संकट सबके ऊपर है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो 12 लाख हिंदुओं की तरह या 1 लाख आदिवासियों की तरह अगर छूट जाएंगे एनआरसी की प्रक्रिया से, तो वो कैसे साबित करेंगे कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे और इस देश की नागरिकता फिर से हासिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको सोचने की ज़रूरत है। ये बेसिर पैर का कानून है, इसका विरोध होना ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इस कानून को और एनआरसी की प्रक्रिया को वापस नहीं लेती। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब संदीप पांडे, जिन्होंने वाजे किया है कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी बिलखुसूस अक़लियत के लोगों को। इतना ज़रूर है कि अक्सरियत के लोग भी इस लड़ाई में बड़ी हद तक शामिल हैं, ताहम ज़्यादा कुर्बानियाँ अक़लियत के लोगों को देनी होंगी, क्योंकि मंजरनामा तो यही वजाहत कर रहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि अगर मुझे अयोध्या में राम जी की मूर्ति की सफाई करने का काम मिल जाए तो मैं वक्फ बोर्ड की नौकरी छोड़ दूंगा। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार संभालने के बाद वसीम रिजवी मुसलसल मंदिर की हिमायत और मस्जिद की मुखालिफत में बयान जारी करते रहे हैं और अब मंदिर के ट्रस्ट में शामिल होने के मुतमन्नी भी हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वसीम रिजवी सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी से बचने और हुकूमत को खुश करने के लिए इस अंदाज के बयान जारी करते रहते हैं। धार्मिक ट्रस्ट बना है, राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें जिन लोगों को भी ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ट्रस्ट बनाया है। अगर के मान लीजिए उसमें हमको किसी भी रूप में, सदस्य के रूप में या किसी भी रूप में अगर उस ट्रस्ट में जगह मिल जाती या मिल जाए तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। मुझे तो कोई काम करना ही नहीं है वहाँ, सिवाय जो भगवान राम की जो वहाँ भव्य मूर्ति लगेगी, उस पवित्र मूर्ति के अगर हमको साफ़ सफाई का भी काम मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपनी मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे और भगवान श्री राम की मूर्ति की साफ़ सफाई भी करेंगे। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल्स में सरेशाम ताला लगाने और हॉस्टल से बाहर लड़कियों के निकलने पर पाबंदी लगाए जाने के मामले पर कौमी खवातीन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाक़ वुमेन हॉस्टल्स का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हॉस्टल में रहने वाली तालिबात पर सिक्योरिटी के नाम पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। रेखा शर्मा का कहना है कि आला तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में शाम 6 बजे ही लड़कियों को मुकफ्फल कर दिया जाता है, जबकि तलबा के हॉस्टल के गेट देर रात तक खुले रहते हैं। रेखा शर्मा ने कहा कि अगर तालिबात को छेड़छाड़ से बचाना है तो शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हॉस्टल में रहने वाली तालिबात को पाबंदियों से गुजारा जाए। बच्चियों के वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं जहाँ पे कॉरिडोर में वो घूमती हैं, मेस के अंदर कैमरा लगे हुए हैं। उनको 7 बजे के बाद 2 ताले लग जाते हैं, एक अंदर वाले हॉस्टल में यानी छोटे हॉस्टल में भी और एक बाहर भी। तो अंदर क्यों ताले लगते हैं? लड़कियां एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में घूम सकें। टाइमिंग अलग अलग है, कर्फ्यू टाइमिंग अलग अलग है लड़कों और लड़कों के, और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो टाइमिंग अलग अलग होने नहीं चाहिए। जो गुंडागर्दी करते हैं उनको बंद करिए, जो लड़कियां नहीं करती हैं गुंडागर्दी उनको क्यों बंद कर, क्योंकि वो लड़के छेड़ लेंगे इसलिए आप उनको 6 बजे बंद कर दें। ये मेरे को बिल्कुल सहन ही नहीं होता। और मैं जहाँ जाती हूँ
मैं ये कहती हूँ लड़कियों को इसलिए बंद नहीं किया जाए या लड़कियों के राइट्स इसलिए नहीं छीने जाए क्योंकि लड़के उनको छेड़ते हैं, तो छेड़ने वाले या तंग करने वालों को बंद किया जाए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी में पार्टी कारकुनान में जबरदस्त जोश भर दिया है। खास तौर पर यूपी में आइंदा असेंबली इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए अब पार्टी के मकामी जिम्मेदारान और कारकुनान ने कमर कस ली है और जमीनी सतह पर पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ में पार्टी के मकामी जिम्मेदारान और कारकुनान अब लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मोहल्ला मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। रोल मॉडल हमारा दिल्ली है, उसी की तर्ज पे हम पंजाब लड़े थे, उसी की तर्ज पे यूपी में चुनाव आपके पूरी सब सीटों पर लड़ेंगे। केडर मजबूत करने के लिए अब बूथ लेवल पे काम शुरू कर दिया है। अब जो दिल्ली में 16 के बाद शपथ ली है उसके बाद बूथ लेवल पे काम होगा जी। केडर हाँ निर्देश आ चुके हैं पूरे के पूरे, क्योंकि हमारा हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं, हमारा तो सबका साथ सबका विकास, सचमुच वाला नहीं है, झूठ वाला। वो तो एक पार्टी का विकास हो गया, हमारा तो सबके साथ है। एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, ये चीज़ होती है जो गरीब आदमी की, जनता की मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए। नहीं, कोशिश हमारी यही है, जैसा कि हमने दिल्ली में भी पार्टी स्तर पे काम हुआ है और जो एक आम जनता की डिमांड भी है, ज़रूरत भी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए काम हुआ है। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, ये सारी जो आम ज़रूरतें हैं जनता की, जो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ज़रूरत होती है जनता की, उसको पूरा किया गया है पार्टी के द्वारा। उसी सारी चीज़ों को देखते हुए आज पूरी इंडिया की जनता पार्टी के साथ है और ख़ुद चाह रही है कि ये सारी चीज़ें पूरी यूपी ही नहीं, मैं कहूँगा पूरी इंडिया में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम उन लोगों जो हमसे जुड़ रहे हैं उन लोगों के बीच में हम दिल्ली का फार्मूला लेकर जाएंगे। जैसे जिस तरह हमारी सरकार, दिल्ली सरकार ने युवाओं, खासकर युवाओं को दी शिक्षा में, बिजली के भी, खासकर हमारे यूपी में बिजली का मामला बहुत ख़राब है, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हो 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है, यहाँ 200 का ही 1000-1200 रुपये का बिल आता है। इसी को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, मेरठ की, खासकर मेरठ की जनता के बीच में जाएंगे हम। और हमने अब भी लोगों से संपर्क करना चालू कर दिया है, लोगों का फ़ोन भी आ रहा है हमारे पास कि हमें पार्टी में जोड़ने की कोशिश करो। मगरबी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले की तारीखी अहमियत महज 1857 की पहली जंग आज़ादी से ही मंसूब नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी महाभारत की तारीख के अहम मकाम हस्तिनापुर से भी मंसूब है। हस्तिनापुर की तारीखी अहमियत को महफूज करने के लिए मरकजी हुकूमत ने इस साल बजट में खास रकम मुख्तस करते हुए कौमी म्यूजियम की तामीर का मंसूबा तो पेश कर दिया, लेकिन मेरठ हस्तिनापुर रेल लाइन को मनसूख किए जाने से लोगों में मायूसी भी है। मेरठ जिले में शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हस्तिनापुर कस्बा महाभारत की कदीम तरीन तारीख को संजोए हुए है। इस मुकाम की तारीखी अहमियत का जिक्र पुराणों के अलावा जैन ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू और जैन मज़ाहिब के मानने वालों के नज़दीक इस मुकाम की खासी मजहबी अहमियत रही है। 1950 में इस जगह की खुदाई के बाद आसार कदीमा के जरिए भी इस मुकाम की कदीम तारीखी अहमियत साबित हुई, लेकिन गुज़िश्ता 50 वर्षों में इस इलाके की तामीर और तरक्की और तारीखी अहमियत को बरकरार रखने के लिए कोई खास पेशरफ्त नहीं की गई। लेकिन हस्तिनापुर को सयाहती मुकाम के तौर पर मकबूल करने के लिए इस साल बजट में अलग से ऐलान जरूर किया गया। ये प्राचीन महाभारत कालीन है और ऐतिहासिक इतिहास है। यहाँ पांडव जो टिल्ला है, यहाँ पे पांडव का महल था और जो पांडवेश्वर मंदिर है वो पांडवेश्वर मंदिर जो पांडव के नाम से, ये प्राचीन पांडवेश्वर महादेव उनके नाम से मंदिर बोला जाता है। और यहाँ पर 2 कुएं हैं जहाँ पे द्रौपदी हर स्नान करती थी और दूसरा कुआं जो मंदिर के जस्ट पीछे है उस पर पांडव स्नान करते थे। हस्तिनापुर हमें अपने देश को जोड़ने में ही नहीं बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि जो भी पढ़ता है महाभारत वो चाहेगा कि मैं देखना चाहूँ हस्तिनापुर कहाँ था। अब यह है कि हस्तिनापुर पूरी हिंदुस्तान में एक ही जगह है और वहाँ पे एक्सकवेशन भी हुआ डॉक्टर बीबी लाल के अंडर। उन्होंने ये निर्धारित किया कि जो ग्रंथों में हस्तिनापुर कहा गया है वो प्राय यही हो सकता है। कौमी म्यूजियम की तामीर और तरक्याती कामों के ऐलान से कबल गुज़िश्ता बरसों में रेल बजट की पिंक किताब में
मेरठ हस्तिनापुर लिंक रेल लाइन की तामीर का मंसूबा पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस साल इस प्रोजेक्ट को मंसूख कर दिया गया। तारीख के जानकारों के मुताबिक हस्तिनापुर के लिए मरकजी हुकूमत की पेशरफ्त एक बेहतर कदम जरूर है, ताहम रेल लिंक के मंसूबे के मंसूख होने से इस इलाके की तामीर और तरक्की की रफ्तार धीमी जरूर हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हस्तिनापुर के साथ आती है, वो आती है कनेक्टिविटी की, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी रोड की। और अगर आप चलेंगे भी मार्ग पे तो हस्तिनापुर का आपको बोर्ड तक सड़क पे कहीं लगा हुआ नहीं दिखेगा। जो अगर बाहर से कोई आदमी आए तो वो हस्तिनापुर आसानी से पहुंच नहीं सकता। कोई रास्ते में मार्किंग नहीं है कि आप हस्तिनापुर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पहला तो राजमार्ग विकसित होना चाहिए। उसके साथ ये अवश्य था कि एक रेल का लिंक अगर बन जाता तो उससे एक विकास की एक नई दौड़ उस क्षेत्र में आ जाती। हस्तिनापुर क्योंकि एक हिस्टोरिकल पैलेस की हैसियत से उसका घोषित कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। हमारा मेरठ ज़िले को इससे बहुत बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन अगर इसको ट्रेन का रास्ता वहाँ से नहीं जोड़ा जाएगा तो ज़ाहिर है इसका नुकसान पहुँचेगा। और मैं तो सिर्फ भारत सरकार से यही अपील करूँगा कि मेरठ बहुत पहले से डबल लाइन के लिए भी अपील कर चुका है, लेकिन आज तक कभी कोई डबल लाइन नहीं हुई, लेकिन कम से कम हस्तिनापुर तक जो है रेलवे लाइन को जोड़ना चाहिए। मेरठ की मवाना तहसील का हस्तिनापुर कस्बा कदीम तारीखी निशानियों का अहम मुकाम रहा है, लेकिन तारीखी अहमियत का हामिल ये मुकाम हमेशा से हुकूमतों की अदम तवज्जुही का भी शिकार रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुगल दौर हुकूमत अपने तर्ज तामीर और फ़नून लतीफ़ा के साथ साथ असलहा साजी के फ़न के लिए भी तारीख़ के सफ़ात पर एक नुमाया मकाम रखता है। मुगल दौर की यादगारें यूं तो मुल्क के तूलो अर्ज़ में बिखरी पड़ी हैं, ताहम मुगल दौर में इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन असलहे हमारी तारीख़ी विरासत का अहम हिस्सा हैं। ऐसे ही नादिर असलहों का एक ज़ख़ीरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ में दरियाफ्त किया गया है। मुगलों की दौर हुकूमत में इलाहाबाद को सूबे की हैसियत हासिल थी। इलाहाबाद में मुगल दौर हुकूमत में तामीर होने वाली बेशुमार तारीखी इमारतें मौजूद हैं। मुगल दौर की यादगारें और नवादिरात आज भी दरियाफ्त हो रहे हैं। ताज़ा दरियाफ्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख में हुई है। शोबे तारीख के माल खाने में एक ऐसी बंदूक दरियाफ्त हुई है जिसे माहिरीन 16वीं सदी की बता रहे हैं। बंदूक के साथ ही तोप के 2 गोले भी बरामद हुए हैं। शोबे के सदर प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी इस दरियाफ्त को एक अहम कामयाबी मान रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जब मैंने मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला तो इस विभाग का स्वीपर है सैयद अली। उसने मुझसे कहा कि सर जो सफाई खाना है वहाँ पर एक बंदूक है जो कई दशकों से वहाँ पर है और मैं पिछले 25-30 साल से जितने भी विभागाध्यक्ष आते हैं उनको दिखाता हूँ, लेकिन कोई कुछ पर ध्यान नहीं देता है। तो मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, और जब उसने मुझे दिखाया तो मुझे उसके बारे में जानकारी हुई। मैंने तत्काल जो इलाहाबाद संग्रहालय के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, उनको सूचना दी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये बहुत ही रेयर गन है और ये 16th-17th सेंचुरी की गन है। मुगल दौर की इन नवादिरात को इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम के हवाले कर दिया गया है। इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम में मुगल दौर से मुतालिक असलहों का एक कीमती जखीरा पहले से मौजूद है। इलाहाबाद म्यूजियम के डायरेक्टर सुनील गुप्ता ने अज खुद शोबे तारीख पहुंचकर मुगल दौर की इस तारीखी बंदूक को हासिल किया। सुनील गुप्ता का कहना है कि यह तारीखी बंदूक म्यूजियम के जखीरे में एक अहम इजाफा है। मुगल कालीन बंदूक और गोले इलाहाबाद संग्रहालय को भेंट किए और हमारे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं तिवारी जी, और ये बंदूक जो है हमारे आर्म्स और आर्मर गैलरी के कलेक्शन का पार्ट होगा। और हम लोग ने जहाँ तक इसको समझा है कि एकदम विंटेज प्योर मुगल कालीन अर्ली मुगल ये बंदूक है जो तो ऐसी छोटी तोप है जो जगह जगह डिप्लॉय की जाती बहुत ही कम समय में। तो ये एक बड़ी यूनिक शस्त्र है। मुगल दौर की कीमती बंदूक और तोप के गोलों को जल्द ही म्यूजियम में आम लोगों के दीदार के लिए रखा जाएगा। म्यूजियम इंतजामिया का कहना है कि एक रिसर्च टीम ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि दरियाफ्त शुदा बंदूक की तारीखी अहमियत क्या है और ये कि बंदूक मुगलों के किस अहद से ताल्लुक रखती है।
ताकि इस बंदूक के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात लोगों को फराहम की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अब नजर डालेंगे खास बात बिहार की बड़ी खबरों पर। दिल्ली की भजनपुरा इज्तिमा